गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 10वीं क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पाठ डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक दे रखा आपका दैनिक जीवन में रसायन। इस पाठ पर आधारित आज आपका वीडियो लेक्चर छठा है। उसमें आप देख रहे थे अम्ल व क्षार के सामान्य क्या गुण होते हैं, अम्लों के क्या गुण होते हैं, किस प्रकार से प्रॉपर्टी होती है, अम्लों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर आपको पता लगता है। अम्ल व क्षार को आपने व्यवस्थित रूप से कल वाले वीडियो लेक्चर में देखा कि अम्ल की क्या प्रॉपर्टी होती है और क्षार की क्या होती है, तो उसको पूरे 60 के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट किया था और उसमें आपने देखा भी था कि अलग अलग वैज्ञानिक अवधारणा को भी पेश करके बताया। शॉर्ट रूप से पूरे मैटर को आपको डिटेल के रूप में शॉर्ट मैटर को पूरी डिटेल जितनी आपने पिछले वीडियो लेक्चर में आपने स्टडी किया था उसको शॉर्ट डिटेल में आपके सामने पेश किया था। कल आपने ये भी देखा था कि अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्मों के अंतर्गत उस 3-4 पॉइंटों पर आपने तीनों पॉइंटों को समझा भी था कि लिटमस पेपर के साथ में क्या व्यवहार अपना प्रदर्शित करते हैं, धातुओं के साथ क्या क्रिया दर्शाते हैं, धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड के साथ में कैसे ये क्रिया करते हैं, तो इनके बारे में टॉपिक के बारे में आपने व्यवस्थित रूप से समझा भी था और पढ़ा भी था। तो आप जानते हैं धातु जैसे भी अम्ल होते हैं वो लिटमस पेपर के साथ में क्रिया करके आपको पता है कि अम्ल की प्रॉपर्टी आपने कल देखी थी कि अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अम्ल होते हैं नीले लिटमस विलेन को लाल में बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, लाल में। कंफ्यूजन हो जाए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है कि अनिल एक रुपया करना अनिल का मतलब क्या हुआ, अम्ल होते हैं नीले लिटमस पेपर को हमेशा लाल में परिवर्तित करते हैं। दिमाग बात रहेगी। क्षार के बारे में बताया था, क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित करते हैं और इसकी ट्रिक की हो जाएगी सलनी। सलनी मतलब क्षार होते हैं वो लाल लिटमस पेपर को नीले में कन्वर्ट करते हैं। दिमाग बात रहेगी। तो बेसिक आपको सिंपल वर्ड के बारे में काफी आपने चीज को स्टडी किया भी था। धातुओं के साथ में क्रिया देखते हैं, अम्ल और क्षार दोनों धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। ये दोनों आप देखा था इसमें अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करके लवण प्लस क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिड्यूस करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिड्यूस। इस पर आधारित आपको प्रयोग भी करके बताया था कि प्रयोगशाला में आप जाते हैं और एक प्रणाली में बॉइलिंग ट्यूब में जिंक धातु के टुकड़े लेकर उस पर सल्फ्यूरिक अम्ल को बूंद बूंद से गिराते हैं, तब उससे मुक्त होने वाली हाइड्रोजन गैस को आप किसी मुड़ी हुई प्रणाली के माध्यम से किसी बीकर में प्रवाहित करते हैं और फिर बाद में उस बीकर को पानी से भर देते हैं, जो पानी साबुनी विलयन वाला युक्त होता है। फिर उसमें बुलबुले बनने के साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और फिर बाद में उसके ऊपर जलती हुई मोमबत्ती अपन ले जाते हैं। तो आपने देखा था जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होने से हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस जलने के साथ में ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग पदार्थों के साथ में क्रिया करके धातुओं के साथ में अम्ल व क्षार दोनों क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसके बारे में आप जानते हो ना। आगे आपको दे रखा है तीसरा पॉइंट, धातु ऑक्साइड व अधातु ऑक्साइड के साथ में किस प्रकार की क्रिया प्रदर्शित होती है। जनरली आप देखते हैं धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल क्रिया करके आपके लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड के साथ में अम्ल क्रिया करके लवण प्लस जल मुक्त करते हैं, परंतु क्षार सामान्य केस में अधातु ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन प्रदर्शित नहीं करते। ऐसे देखते हैं अधातु ऑक्साइड के साथ में क्षार भी क्रिया करते हैं और जनरली अम्ल भी क्रिया नहीं करते हैं। तो दोनों के साथ में दोनों की प्रॉपर्टी भिन्न भिन्न होती है। तो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो तो होते हैं आपके क्षारीय प्रकृति के और धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय
के होते हैं और अधातु ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से आपको पता है कि अलग अलग धातुओं की प्रक्रिया अलग अलग होती है और लवण प्लस जल मुक्त करना इसका मतलब आपकी उदासीनीकरण प्रक्रिया होगी और इसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन बता सकते हैं धातु ऑक्साइड या अधातु ऑक्साइड की क्या प्रकृति है। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है जनरली धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है आपके सारी और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति जनरली क्या होती है अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इन 3 पॉइंटों के बारे में आपने कल व्यवस्थित रूप से स्टडी की थी और आपको याद भी होगा काफी मैटर आपने कल वाले वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको काफी मैटर समझ में आया भी होगा। आगे हम देखते हैं सभी अम्ल और क्षार का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। आपको पता है शुद्ध जल विद्युत का क्या माना जाता है कुचालक। शुद्ध अवस्था में जल है वो विद्युत का कुचालक होता है, परंतु जल में किसी भी प्रकार के आयनों को घोलने पर या आयनों की उपस्थिति होने पर जल विद्युत का क्या होता है सुचालक हो जाता है। जनरली आप शुद्ध जल को लेके प्रैक्टिकल के रूप में भी देख भी सकते हैं कि वो विद्युत का क्या होगा कुचालक। जल में सुचालक या कुचालक का अपन को कैसे पता लगाना तो उसको भी मैं आपको भी समझाता हूँ। जितने भी प्रकार के अम्ल व क्षार होते हैं जलीय विलयन में विद्युत का सुचालक होते हैं, अतः इसको विद्युत अपघट्य में काम में भी करते हैं। इन दोनों वर्डों को समझना, सुचालक किस प्रकार से अपन फाइंड आउट करते हैं और विद्युत अपघट्य के रूप में इसका कैसे प्रयोग करते हैं उसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए जनरली मान लीजिए आपने क्या ले रखा पानी, क्या ले रखा है पानी। प्रयोग के रूप में आपको बताना है कि जल से किस प्रकार से विद्युत का सुचालक या कुचालक। एक प्लास्टिक आपने पात्र ले रखा है, बाल्टी या ऐसा कोई पात्र आपने ले रखा है, उसमें आपने क्या कर रखा पानी। फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे एक बैटरी रखी, हाई पावर की बैटरी लेने की जरूरत नहीं, नॉर्मल पावर की आपने बैटरी रखी तो भी आपका काम हो जाएगा और आप प्रयोग करके भी बता सकते हैं। एलएन की बैटरी, फिर बैटरी के दोनों टर्मिनल से दो तार क्या करते हैं आप कनेक्ट करते हो। दो सिरे होते हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन। दोनों सिरों से आप क्या करते हो तार कनेक्ट करते हो। अब फिर बाद में एक धनायन और एक ऋणायन दोनों से तार को आपने लगा रखा है और आगे इस तार को किसी होल्डर से जोड़ते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं आप बल्ब, क्या लगा देते हैं बल्ब लगा दिया। फिर दूसरे तार को एक लोहे की शर्ट या कोई भी कील लेके पानी से कनेक्ट करते हुए इसमें डाल देते हैं। फर्दर दूसरी कील लेते हैं यहाँ पे और उससे आप तार कनेक्ट करते हो। फिर यहाँ से उस तार को दूसरे होल्डर में आप प्रोवाइड करते हो और यहाँ पे आपने क्या लगा रखी, बीच में कुंजी लगा रखी है। क्या लगा रखी है कुंजी। प्रयोग मैं करके आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से हम जल की चालकता कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एक बैटरी ले रखी, बैटरी से दो टर्मिनल से आपने दो सिरे से तार जोड़े और तार से फिर बाद में आप देखते हैं एक पात्र ले रखा है। एक तार को डायरेक्ट आप बल्ब से कनेक्ट कर दो और दूसरे तार को दो भागों में कनेक्ट करते हैं और दोनों को दो आगे के जोड़ते हैं और फिर जो पात्र पानी से भरता है उसमें आप डालिए। मान लो पात्र में डालने पर मान लो ये बल्ब प्रज्वलित होता है, बल्ब जलने लगता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और मान लो बल्ब नहीं जल रहा है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो जितना भी प्रकार के आपके शुद्ध जल है पूर्णतः शुद्ध अशुद्ध जल होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जो हॉस्पिटल में काम आता है नॉर्मली आपके लगाने में काम आता है इंजेक्शन तो वो क्या होता है पूर्णतः शुद्ध होता माना जा गया है और उसमें विद्युत धारा सामान्य प्रवाहित नहीं होगी। परंतु आप घरेलू पानी आर प्लांट का पानी आप देखोगे उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही तो सावधानी बरतें, उसमें सभी विद्युत धारा प्रवाहित होने की संभावना रहती है। और नॉर्मली डायरेक्ट लाइट से ही प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए बैटरी को आप टर्मिनल को कनेक्ट करके इस प्रकार से आप छोटा सा प्रयोग करके देख भी सकते हैं।
ये प्रोसेस होता है। और इसलिए इसको ज्यादातर विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग करते हैं। कहाँ प्रयोग करते हैं? विद्युत अपघट्य। जितने भी प्रकार की कारें और अलग अलग प्रकार की बैटरियां होती हैं उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट अम्लीय पदार्थ के रूप में आप कहते हैं ना, बैटरी में अम्लता की कमी होगी या पानी की कमी होगी तो वो ऐसे क्यों डालते हैं? ताकि उसमें पानी आयनों को उतर जाए और आयनों के माध्यम से धारा उत्पन्न होती है और अपने आप बैटरी के आते रहते चार्जिंग प्रोसेस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जल में किस प्रकार से अपन को विद्युत की चालकता अपन फाइंड आउट करते हैं और क्या होती है विद्युत अपघट्य, तो उसके बारे में आपने डिस्कस किया। अगला पॉइंट आपके अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म के अंतर्गत देखें तो अम्ल और क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। जब अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल के बारे में। तो इसके बारे में आपने पिछले चैप्टर में भी आपने डिस्कस भी किया था कि अम्ल और क्षार को आपस में अभिक्रिया करवाने पर लवण प्लस जल का निर्माण होता है। उदाहरण के रूप में HCl प्लस NaOH की अभिक्रिया करवाई तो आपके NaCl प्लस जल मुक्त हुआ। तो इस प्रकार से आप देखते हैं अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म क्या है, उसको आप शॉर्ट में व्यवस्थित रूप से संक्षिप्त बिंदुओं को मेंशन करते हुए व्यवस्थित याद कर सकते हैं। तो जो मैटर आपके सामने रिप्रेजेंटेशन कर रखा है उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन जा रहे हैं अम्ल और क्षार के सामान्य क्या कहाँ उपयोग होते हैं, उस उपयोगिता को अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस मैटर को मैं रब करके आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। देखिए अम्ल और क्षार के कहाँ का उपयोग होते हैं, किस प्रकार से इसकी उपयोगिता रहती है, उसके बारे में अपन शॉर्ट में संक्षेप में बताया। वैसे देखते हैं इसका प्रयोग असीमित है, परंतु मुख्य मुख्य बिंदुओं को आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जो मेंशन कर रखे हैं और बोर्ड एग्जाम पैटर्न में उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अम्ल के रूप में अम्ल दो प्रकार के होते हैं। एक तो कार्बनिक अम्ल जो जीव जंतु का पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और दूसरे होते हैं अकार्बनिक अम्ल जो खनिज पदार्थों तथा खनन के माध्यम से इसको प्राप्त किया जाता है। देखते हैं कार्बनिक पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव जंतुओं से या पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से। दिमाग बात रहेगी कार्बनिक अम्ल जीव जंतुओं व पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है। जैसे सिट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है। बहुत सारे जितने भी आपको उदाहरण याद है उतने बहुत कम। तो उसके बारे में बात करें, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इमली में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके में देखने को मिलता है, फॉर्मिक अम्ल सिट्टी के डंक में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर या पालक में पाया जाता है। तो ये साथ साथ आप देखते हैं ज्यादातर जितने भी प्रकार के अम्ल कार्बनिक अम्ल बनते हैं वो जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के उत्पाद द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं और इनकी उपयोगिता कई प्रकार के खाद्य पदार्थों को संरक्षण तथा कई प्रकार के रसायनों के निर्माण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट विशेष भूमिका रहती है। कई प्रकार के औषधीय निर्माण में तथा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में तथा विभिन्न प्रकार के औद्योगिकरण में इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपयोग होता है। दूसरे प्रकार के आपके अम्ल दे रखे हैं वो है अकार्बनिक अम्ल जिसको बोलते हैं खनिज अम्ल। खनिज अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अकार्बनिक पदार्थों को इंटरमिक्सिंग या रिएक्शन के दौरान प्राप्त किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जिनको अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट खनिज पदार्थों से प्राप्त करते हैं। खनिज अम्लों का प्रयोग औषधि, पेंट, उर्वरक निर्माण तथा औद्योगिकरण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको प्रयोग में अपन करते हैं। जितने भी प्रकार के खनिजीकरण अम्ल है उनको औषधि निर्माण में, पेंट निर्माण में, उर्वरक निर्माण में तथा औद्योगिकरण प्रक्रिया में इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपयोग में लेते हैं। एग्जाम्पल रूप में आपको बताया जा रहा है एक्वायर्ड सॉल्यूशन जिसको अपन बोलते हैं अम्लदार विलयन किस प्रकार से जनरेट किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल की आपस में इंटरमिक्सिंग रिएक्शन करवाए जाते हैं जो दोनों किस प्रकार से होने से, दोनों सांद्र होने से, HCl भी सांद्र है और ये भी सांद्र है, दोनों सांद्र विलयन होने से। ये ध्यान है, ऐसा नहीं कि दोनों ये सांद्र हो जाए, दोनों सांद्र विलयन से और इसकी क्वांटिटी से 3 मोल मान लो जितनी आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो इसकी
3 मोल और इसके 1 मोल की आवश्यकता होती है। इनको आप इंटरमिक्सिंग करके बना सकते हैं। मान लो 3 ml इसको ले रखा और 1 ml उसको, तो इस प्रकार से आप जनरेट करके 4 ml का सोल्यूशन देंगे, वो आपके एक बार सोल्यूशन तैयार हो जाता है। इसका प्रयोग सोनारीकरण की प्रक्रिया में करते हैं। सोनारीकरण मतलब जितने प्रकार के सोने शादी से संबंधित आपकी प्रक्रिया होती है, आभूषणों को चमकाना, सोने को पिघाड़ना, विभिन्न प्रकार के रूप देना, तो कई प्रकार की प्रक्रिया होती है। उनको संपन्न करने में इसका एक्वा-रिजिड विलयन का प्रयोग अपन करते हैं। दिमाग में आते हैं कि एक्वा-रिजिड विलयन बनाने का तरीका है आपके 3 मोल या 3 अणु HCl के और 1 अणु नाइट्रिक अम्ल को दोनों सांद्र कंडीशन में इंटरमिक्सिंग करते हैं, तब उससे एक्वा-रिजिड सॉल्यूशन बनता है और उसका प्रयोग सोनारीकरण प्रक्रिया में काम में लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जिसको अपन गंधक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल रसायनों का राजा कहा जाता है, तब अपन इसका प्रयोग हर स्थान पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसकी भूमिका रहती है। इसके बाद में अम्लों के वैसे प्रयोग 2-3 ही प्रयोग नहीं, बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत लेंथ है, जितने लिखो उतने कम, परंतु नॉर्मली आपको शॉर्ट में इतने रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। आगे देखते हैं सारों का प्रयोग। सार होते हैं, उनका काम का प्रयोग होता है साबुन एवं अपमार्जक के निर्माण में सार का प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में जैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो कई प्रकार के सार भी ऐसे होते हैं जिनका अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं इसका प्रयोग अपन करते रहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सार का प्रयोग मृदा की अम्लता को डिक्रीज करने में काम करते हैं। कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने ले रखा है, तो उससे मृदा की अम्लता क्या करेंगे अपन, मान लो मृदा में अम्लता की मात्रा बढ़ रही है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाने से मृदा की अम्लता धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, या क्या है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र लिखूं, तो डायरेक्ट आपको दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। बात रहेगी जो एक एंटी एसिडिक औषधि है, जब आपके पेट में एसिडिक हो जाती है, गैस हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में आपको सॉल्यूशन दिया जाता है, और उसको आप यूज करने पर आपकी एसिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रेंटेक्स की गोलियां, जितने भी प्रकार की गैस संबंधित गोलियां होती है, उसमें उसकी क्वांटिटी आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेंशन होती है। उसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग फर्श बनाने में तथा धातु निष्कर्षण में इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयोग में करते रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एक संगमरमर का पत्थर है, जो हर स्थान पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी इमारत निर्माण में जहाँ पे भी हर स्थान पे इसका प्रयोग अपन देखते हैं। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फोटोग्राफी को कलरफुल या डार्क वार्क कैसे बनाने उसके रूप में फोटोग्राफिक प्रक्रिया में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग अपन करते हैं। अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक निर्माण में व विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रयोग लिया जाता है। फिटकरी का रासायनिक सूत्र कई बार परीक्षा में आपको पूछ रखा है, इंपॉर्टेंट है फिटकरी का रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या है, K2SO4 L2 कोष्टक H2SO4 होल थ्राइस 24 H2O अणु जल के अणु दे जल, ये क्या कृष्णीय जल के रूप में अणु क्या होते हैं, जल के जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग ज़्यादातर अपन कहाँ करते हैं, फिटकरी का प्रयोग जल शुद्धिकरण में अपन काम में लेते हैं। वैसे फिटकरी के प्रयोग के बारे में आपके आगे एप्लीकेशन भी दे रखी है, एक लवण है और लवण की एप्लीकेशन काफ़ी आपके दे रखी है। तो इस प्रकार से आपने समझा कि अम्ल और सार के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं और उनकी क्या उपयोगिता होती है, उसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में आपने विस्तार रूप से स्टडी किया। अगले वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे कि पीएच क्या होती है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, और फिर बाद में आपके 4-5 लवण दे रखे उनके उपयोग तथा उपयोगिता के बारे में विस्तार रूप से अपन डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का आपका वीडियो लेक्चर। एक बार मैं पुनः अम्ल और सार के उपयोग को दोहरा देता हूँ, फिर बाद में अगले वीडियो लेक्चर में आप पीएच को स्टडी करेंगे। अम्ल और सार के उपयोग। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक अम्ल पेड़ पौधे में जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, और अकार्बनिक अम्ल खनिज पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। HCl H2SO4 HNO3 खनिज अम्ल या अकार्बनिक अम्ल है, और सिट्रिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ये डायरेक्ट पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं जो कार्बनिक अम्ल है। इनका प्रयोग
खाद्य पदार्थों को सुरक्षा में, रसायन निर्माण में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उपयोग में लेते हैं। खनिज अम्लों का प्रयोग औषधि, पेंट व उर्वरक निर्माण में काम में किए जाते हैं। और उदाहरण के रूप में एक्वारेजिक सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट वर्ड ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्वारेजिक सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाते हैं? ये हर बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको कभी कभी बार आपको एक दो एग्जाम आरपीसी छोड़ के हर आरपीसी एग्जाम होते हैं उसमें पूछते हैं, और हर बोर्ड एग्जाम में इसको मेंशन करते हैं कि एक्वारेजिक सॉल्यूशन किस प्रकार से बनाया जाता है और क्या उपयोग होता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? छोटे मोटे कंपटीशन में पूछते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को। सार का प्रयोग साबुन निर्माण में, खाद्य उद्योग में, औषधि, अलग अलग प्रकार के डायरेक्ट आप देखते हैं साबुन, अपमार्जक, कागज, वस्त्र उद्योग आदि में करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग मृदा की अम्लता कम करने में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग एंटीऑक्सीडेंट एसिड के निर्माण में, और कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग परस्पर धातु निर्माण में प्रयोग करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग फोटोग्राफी में, और अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग उर्वरक तथा विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में करते हैं। फिटकरी का प्रयोग जल शुद्धिकरण में अपन काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से आज का वीडियो लेक्चर था। इंपॉर्टेंट बात ये, गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। किसी भी प्रकार की कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रॉब्लम है, मैटर में कन्फ्यूजन हो, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट फोन करके पूछ के उस चीज़ का सॉल्यूशन करें, ताकि आप किसी भी प्रकार का बोझ नहीं लें। बोझ दिमाग में रखने से आपकी पढ़ाई डिस्टर्बेंस होती है, और व्यवस्थित रूप से समाधान करके आपकी पढ़ाई व्यवस्थित बना रखें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।